हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था। पिछले वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर हमने जो कि पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था क्लास। आज पार्ट ऑफ स्पीच से लेके हमने नाउन पढ़ाया। नाउन के बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन के हमने आपको पार्ट बताए थे। जो हमारा प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पिछले वाले वीडियो में आप सभी को समझा दिए थे। आज मैं जो हमारा प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, उनके टॉपिक को अगर देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा दिया और सेकेंड नंबर जो था वो भी हमने पढ़ा दिया। आज हम लेके आए हैं थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि हम बोले थे आप लोगों को कि बारी बारी से आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चीज़ों को हम बारी बारी से आपको सारी चीज़ समझाएंगे। जो कि अभी क्लास हमने दिया आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का क्लास हम एक क्लास 6, 7, 8, 9, 10th वालों के लिए है। हमें नहीं कहते हैं कि 10th वाले ही पढ़ सकते हैं, इसको सब लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं तो एक क्लास 6, 7, 8, 9, 10th जो हमारे इंटर तक बच्चे होते हैं, अगर पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, ज़िंदगी भर वो भूल नहीं पाएंगे। जो कि मैं आप लोगों को 2 क्लास स्टार्ट किया हूं। एक मैं आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी कराता हूं, जैसे रीजनिंग चैप्टर, रीजनिंग सिलेबस उठाया हूं। अब हम बारी बारी से रोज़ रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच बताया, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद जितने भी ग्रामर होते हैं हम सारा चीज़ ग्रामर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हम देखेंगे जो हमारा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें हैं। जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन का जो थर्ड नंबर है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा, जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक बोल रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक। कहाँ कहाँ हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक मतलब किसी भी क्वेश्चन को अगर पूछा जाता है तो उसमें प्रश्नवाचक लगता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारा प्रोनाउन, जितने भी हमारे प्रोनाउंस के पार्ट होते हैं, हमने दो बता दिए हैं, पर्सनल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताया है आप लोगों को। आज हम बताने वाले हैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, आज हम थर्ड नंबर बता रहे हैं, फोर्थ नंबर बताएंगे। उसके बाद जो इसके आगे का टॉपिक है, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन को सारा टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, आज हम प्रोनाउन को समाप्त करेंगे, ताकि हम प्रोनाउन नाउन के बाद प्रोनाउन के बाद क्या था, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। उसके बाद वर्ब पढ़ाएंगे, एडवर्ब पढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग अच्छे से अगर एक बार पढ़ लेंगे तो ज़िंदगी भर उस पार्ट ऑफ स्पीच को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आज हम लोग देखेंगे, जो आज का टॉपिक रहेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रोनाउंस कहलाते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, बोल रहा है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध, इन तीनों के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बोला है व्यक्ति, बोला है वस्तु, बोला है और स्थान बोला है, के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसके प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या होते हैं, इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आते हैं। व्हाट आता है, विच आता है, हु आता है, वेयर आता है, देयर आता है, हाउ आता है, etc मतलब एक्सेट्रा। जैसे मैं बात करूँ, इतना चीज़ दिया गया है, व्हाट, विच, हु, वेयर, देयर, हाउ, etc। इसका मतलब कि जितने भी प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं हमारे, इसके अंतर्गत, अर्थात इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या करते हैं, सभी लोग आते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ करते हैं,
इनका प्रयोग करते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान शब्द आते हैं, ठीक है। व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या करते हैं, इनमें करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखा जाए, वेयर डज ही वर्क, वेयर डज ही वर्क, वह कहाँ काम करता है। जैसे मैं अगर तुम लोगों को हिंदी में बोलूँ कि वह कहाँ काम करता है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। तो हमको इतना जानना है कि प्रश्नवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है। वेयर डज ही वर्क, इसमें इस क्वेश्चन सॉरी इस सेंटेंस में थोड़ा तबीयत डाउन है बेटा। इस सेंटेंस में क्या करेंगे, इस सेंटेंस में हमको ये चीज़ जानना है कि हमारा जो प्रश्नवाचक वर्ड है, प्रश्नवाचक वर्ड क्या है, बताओ बताओ प्रश्नवाचक वर्ड क्या है बेटा। एक कहाँ जो है, जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर मैं पूछूं वह कहाँ काम करता है या फिर वह कहाँ काम कर रहा है, तो इसका मतलब कहाँ, हमने पूछा ना कहाँ, प्रश्नवाचक बना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा, वेयर। वेयर बोले तो कहाँ। देखो बेटा वेयर आया है कि नहीं आया है, आया है। जितने भी वर्ड इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे जो एग्जाम्पल होगा सिर्फ हमको इतना पहचानना है कि हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। अगर मैं सारा एग्जाम्पल सभी एक्सरसाइज कराऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, जब एक्सरसाइज कराएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमको सिर्फ इतना पहचानना रहेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, सारी चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे हमको इतना जानना था कि जो हमारा वेयर है, वेयर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में वेयर क्या था बाबा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे, विच वाज हिज पेंसिल, विच वाज हिज पेंसिल, जो उनकी पेंसिल थी। विच वाज हिज पेंसिल, जो उनकी पेंसिल थी। अब मैं बात करूंगा किनकी पेंसिल थी, उनकी। इसमें बताओ पर्सनल प्रोनाउन क्या रहेगा, उनकी बोला है, तो जो हमारा विच है, विच क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आया। अब अगर इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, तो इस सेंटेंस में क्या क्या हमारा पर्सनल प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या क्या रहेगा, वेयर और विच। अगर इसमें अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर मैं सेंटेंस के अनुसार देखूं, तो बताओ इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा, वेयर और विच। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट क्या होगा बताओ, व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो विच, हु, वेयर, देयर, हाउ, वाई, जितने भी प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं, हम इनका प्रयोग करके हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ नोट क्या लिखे हैं, नोट समझ लेंगे कि जो हमारा और शर्तें हैं, जो इसके शर्त होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। हु क्या क्या दिया गया है, हु दिया गया है, हुम, हु, हुम, हुज, हु, हुम, हुज, इन तीनों, हुम दिया गया है, हु दिया गया है, हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। अगर मैं बात करूं इन तीनों का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं। और व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए, किसके लिए, वस्तुओं के लिए। इसमें बेटा बताओ, यहाँ पे तीन चीज बोला गया था, वो व्यक्ति बोला गया है, वस्तु बोला गया और क्या बोला गया, स्थान बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हु, हुम और हुज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। लेकिन व्हाट का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, वस्तुओं के लिए। लेकिन विच, जो हमारा विच होता है, विच का प्रयोग अगर मैं बात करूं, विच, विच मीन्स होता है उनकी, उनके, ठीक है। तो विच जो होगा इन दोनों के लिए किया जाएगा, वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों के लिए किया जाएगा। इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। हु, हुम, हुज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए। इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। लेकिन व्हाट का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, वस्तुओं के लिए। और विच का प्रयोग इन दोनों के लिए किया जाएगा। कितना, तीन टॉपिक समझेंगे, इसमें तीन टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमारा हु होता है, होम होता है, विच होता है, ये किसके लिए किया जाएगा, ये व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। लेकिन जो हमारा व्हाट का प्रयोग होता है, व्हाट वस्तुओं के लिए किया जाता है। लेकिन जो विच होता है, विच किसके लिए किया जाता है, दोनों के लिए, वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों के लिए किया जाता है।
अगर यहाँ पे देखेंगे हु का प्रयोग सब्जेक्ट, हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, भैया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, हु का प्रयोग बेटा बताओ, हु का प्रयोग किसकी तरह, कर्ता की तरह, सब्जेक्ट की तरह। हुम का प्रयोग किसकी तरह, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म की तरह, कर्म की तरह। हुज का प्रयोग पोसेसिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म, ठीक है, पोसेसिव फॉर्म में। तथा वाट का प्रयोग, विच का प्रयोग, वाट व विच का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। इसमें भी देखो शर्त दे दिया गया है, इसमें जैसे उसमें दिया था हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, हमने मान लिया, चलो हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। लेकिन हुज का प्रयोग पोसेसिव फॉर्म में तथा व्हाट और विच, अगर हुम था तो ये सब्जेक्ट के लिए और ये ऑब्जेक्ट के लिए, तो बताओ ना व्हाट और विच है ये किसके लिए किया जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाएगा। समझ में आया, जैसे इसमें था इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए, लेकिन विच का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता था। लेकिन इसी प्रकार देखेंगे हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए और हुज का प्रयोग पोसेसिव फॉर्म में, ठीक है। और व्हाट और विच, जो व्हाट और विच होगा हमारा, इन दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाएगा। समझ में आ गया। इसको जब हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जाम्पल जो करवाने वाले हैं, अगर उस पर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें सिर्फ इतना ही समझना था कि हमारा क्या क्या होता है। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान से देखेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा टॉपिक है कि जो इस संबंधों को क्या करता है, जोड़ता है, रिलेटिव का। अभी हमने कल रीजनिंग में पढ़ाया था आप लोगों को, रीजनिंग में संबंध बताए थे ना, खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। तो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये खून का रिश्ता नहीं, ये रिश्ता सिर्फ बनाता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। क्या होता है, रिलेशनशिप। इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पे, किसके स्थान पे, नाउन, प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम, प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम, और नाउन बोले तो संज्ञा। अभी आप लोग नाउन पढ़े हो ना, तो नाउन के बाद ही प्रोनाउन पढ़ रहे हो ना। तो जो हमारा प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं और अपने से प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, वे रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो हमारा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के स्थान पे किसी प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पे, जो नाउन था, नाउन के स्थान पे क्या हो गया, प्रोनाउन। तो ये क्या करता है, ये दोनों वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है, दो वाक्यों को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा और नाउन से संबंध प्रकट करेगा, नाउन से संबंध प्रकट करेगा, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग क्या करना है बेटा, कि आप लोग इसको फेयर बनाते हो, आप लोग नोट्स बनाए हो, नोट्स में इसको नोट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते जाना, क्योंकि आपको ये हर क्लास में आगे काम देने वाला है। जितना हम जब तक इंटर तक पढ़ेंगे तब तक आपको ये इंटर तक काम देगा, क्योंकि इंटर में या फिर उसमें ये चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। जितना तुमको अब मौका मिल रहा है उतना दोबारा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग, सी इज द गर्ल। यहाँ देखेंगे सी इज द गर्ल हु विल हेल्प यू। सी इज द गर्ल, वह लड़की है। ये देखो बेटा, पहला वाक्य बना सी इज द गर्ल, वह लड़की है, ये पहला वाक्य बन गया ना। बोल रहा है हु विल हेल्प यू, जो आपकी मदद की, जो आपकी, तो बताओ वह लड़की है, वह लड़की है, पहला वाक्य बन गया। लेकिन बताओ दूसरा वाक्य क्या बना यहाँ पे, जो आपकी मदद की। तो बताओ ये संबंध दोनों लड़की का और मदद का संबंध मिल गया ना। तो बताओ यहाँ पे बेटा, जो हमारा गर्ल हो जाएगा, गर्ल क्या हो जाएगा, इसमें गर्ल की बात किया है, रिश्ता किसका रहेगा, गर्ल का, लड़की का रिश्ता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा गर्ल, गर्ल क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। इस टॉपिक में देखेंगे, इस एग्जाम्पल्स में अगर देखेंगे तो जो हमारा गर्ल होगा, गर्ल क्या होगा बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। एक बार फिर से देख लेते हैं, सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल हु विल हेल्प यू, सी इज द गर्ल हु विल हेल्प यू, वह लड़की है जो आपकी क्या की है, मदद की है। ये दो वाक्यों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, और इसका अर्थ भी अच्छा खासा
निकाल दिया। इसी प्रकार हम किसी भी वाक्य को क्या करते हैं कि आपस में जोड़ देंगे, जो नाउन के स्थान पे और प्रोनाउन के स्थान पे क्या हो जाए, और सॉरी बेटा, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन, जो कि आपस में क्या करेगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा और उसका संयुक्त, जो मतलब कि यहाँ आपस में जोड़ते प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करेगा। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे तो बताओ, इसमें बेटा आपको पता चल गया ना कि गर्ल क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, समझ में आया। अब सेकेंड नंबर में बात करूं, अंशु इज द प्यून। अंशु इज द, बताओ पहला वाक्य यहाँ तक बना कि नहीं बना? अंशु इज द प्यून, अंशु है, ठीक है, तो यहाँ अंशु रहेगा, आंसू नहीं। अंशु इज द प्यून, तो यहाँ हो जाएगा अंशु इज द प्यून। अंशु चपरासी है, अंशु चपरासी है। हुज लेग इज ए फ्रैक्चर, जिसका पैर फ्रैक्चर है। अंशु एक चपरासी है जिसका पैर फ्रैक्चर है, यहाँ देखेंगे जिसका पैर, यहाँ हुज लेग इज फ्रैक्चर, दो वाक्य बना। तो बताओ है अंशु चपरासी है, तो बताओ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, बता सकते हो? इसमें तो गर्ल था, तो इसमें क्या होगा बताओ सब लोग। इसमें गर्ल था तो इसमें क्या होगा, प्यून होगा। भाई उसमें लड़की की बात किया था, इसमें चपरासी की बात कर रहा है कि अंशु एक चपरासी है जिसका पैर क्या है, फ्रैक्चर है। समझ में आया सबको? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें अगर देखेंगे जो हम नोट होता है हमारा, उपरोक्त वाक्यों में हु तथा हुज दो वाक्यों को जोड़कर अपने से पहले प्रयुक्त नाउन अर्थात गर्ल और प्यून, देखे हैं ना, गर्ल और प्यून से संबंध प्रकट कर रहे हैं। अगर मैं इस वाक्य में बात करूं, इस सेंटेंस में अगर बात करूं, तो जो गर्ल है, गर्ल क्या प्रकट कर रहा है, एक संबंध को प्रकट कर रहा है। प्यून क्या कर रहा है, वो भी एक संबंध को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ लिखे हैं गर्ल व प्यून से संबंध प्रकट कर रहे हैं। अतः हु तथा हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, हु तथा हुज रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो गर्ल होगा हमारा, गर्ल रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि ये तो हमारा क्या कर रहे हैं, ये गर्ल क्या कर रहे हैं, संबंध को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, हु होगा, और यहाँ क्या होगा, हुज होगा। समझ में आया ना? तो जो यहाँ हमारा गर्ल था और प्यून था, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन की क्या कर रहे हैं, संबंध को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु होगा और क्या होगा, हुज होगा। यहाँ लिखे है नीचे, अतः हु तथा हुज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके आगे वाला मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो देखो इसके आगे वाला, चलो बच्चों देखते हैं। जो अगला नंबर हमारा सर्वनाम है, क्या दिया गया है, बोल्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिससे हम विभाज्य सूचक सर्वनाम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाज्य सूचक सर्वनाम। तो इसको हम लोग समझते हैं कि विभाज्य सूचक सर्वनाम हमारा क्या होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे, जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध होता है, वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ईच आता है, आइदर आता है और नाइदर आता है। जिस वाक्य में अगर ईच, आइदर और नाइदर सबसे आगे लगा है तो समझ जाएंगे कि वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभाज्य सूचक सर्वनाम। तो इसका एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा, क्या दिया गया है, आइदर ऑफ द फ्रेंड्स, आइदर ऑफ द फ्रेंड्स हैज फ्रेंडशिप द वर्क। तो बताओ दोनों में से किसी ने काम पूरा कर लिया, दोनों में से किसी ने काम पूरा कर लिया। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों में से किसी ने कार्य को पूरा कर लिया। यहाँ पे देखेंगे जो हमारे परिभाषा में दिया गया है, बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध होता है। बहुत से वस्तु रहें या व्यक्ति रहें, उसमें प्रत्येक वस्तुओं का जब बोध कर आता है तो हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो बताओ इस एग्जाम्पल्स में जो हमारा इस सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बताओ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, ईच, आइदर, नाइदर। अगर तीनों में से अगर सबसे पहले वाक्य सेंटेंस में अगर ईच, आइदर, नाइदर लगा है तो समझ जाओ कि एक दूसरे के द्वारा कार्य को किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आइदर। आइदर क्या होगा यहाँ पे, आइदर हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसे हम बोलते हैं किसी ने, अर्थात किसी ने कार्य को पूरा किया। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ईच ऑफ देम गेट पनिश्ड, ईच ऑफ देम गेट पनिश्ड, प्रत्येक को दंडित किया गया। प्रत्येक, तो हम बताए हैं आप लोगों को, जिसमें ईच आया हो, आइदर आया हो या नाइदर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस सेंटेंस में हमारा क्या दिया गया है बेटा, ईच। ईच क्या हो जाएगा, ईच जो हमारा होता है प्रत्येक को दंडित किया गया, इसका मतलब एक व्यक्ति को नहीं बहुत सारे व्यक्तियों को दंडित किया गया, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, सॉरी 6 नंबर क्या दिया गया है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब हम लोग जानते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब होता है जो निश्चित कार्य को नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या दिया गया है बेटा, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। कैसा व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, होता नहीं बल्कि नहीं होता है, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत समबडी, समबडी मीन्स होता है कोई, एनीबडी मीन्स भी होता है कोई, सम मतलब कुछ, आल मतलब सब, नथिंग नॉन। इसके अंतर्गत अगर ये चीज़ आ जाए तो हमको समझ जाएंगे कि जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, उसको हम उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं बेटा, समबडी, एनीबडी, सम और क्या, आल, नथिंग और नॉन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। समबडी हैज स्टोलन माई पेन, कोई उसकी पेन चुरा ली। समबडी, समबडी मतलब अनिश्चित, निश्चित तो है नहीं कि कौन पेन चुराया है, इसका मतलब अनिश्चित, अनिश्चित है। तो यहाँ देखेंगे समबडी हैज स्टोलन माई पेन, कोई उसकी पेन चुरा ली, कोई व्यक्ति ने उसकी पेन चुरा ली, हमको पता नहीं है, इसका मतलब हम निश्चित नहीं है बल्कि क्या है, अनिश्चित हैं कि कौन उसका पेन चुराया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबडी, समबडी हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई, क्या, कोई। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल्स देखते हैं। आल आर फुलिश, आर आल फुलिश, सभी मूर्ख है। कौन मूर्ख है, सभी। हम क्लियर नहीं है कि कौन मूर्ख है, बल्कि हमें इससे क्लियर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब कि कोई, मतलब सभी मूर्ख है। क्या है, सभी मूर्ख है। तो यहाँ जो हो जाएगा आल, आल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सभी, सभी क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखते हैं, समझ में आ गया सबको। अब देखते हैं 7th नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स होता है निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं निजी, निजी कार्य को किया जाता है उसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे स्वयं जो कार्य करें उसको हम बोलते हैं निज, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत क्या आता है, माई, माई मीन्स मेरा, आवर, योर, हिम, इट, देम के साथ सेल्फ या सेल्फ्स का जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। अगर ये चीज़ आ जाते हैं तो क्या करते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। आई मतलब मैं, मैंने, आई मतलब मैं या मैंने, हर्ट मतलब पहुंचाना, क्या पहुंचाना, अपने आप को चोट पहुंचाना। ठीक है, माई सेल्फ मतलब अपने आप, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, इसका मतलब मैंने स्वयं को अपने आप को चोट पहुंचाई। निजी, निजवाचक सर्वनाम मतलब मैंने अपने आप को न स्वयं चोट पहुंचाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, बताओ, माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, अपने आप को चोट पहुंचाना, अपने आप को चोट पहुंचाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपने आप, माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव, सॉरी भाई, मैंने होगा। यहाँ देखेंगे माई, आवर, योर, यहाँ बल्कि माई सेल्फ नहीं बल्कि मैंने, आई जो है, आई क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। ठीक है, सेकेंड नंबर देखेंगे, सी रैंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, किसने, उसने। यहाँ हो जाएगा सी, सी रैंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर किया, किया, तो यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, उसने। समझ में आया सबको। अब यहाँ मैं बात करूंगा 8th नंबर। 8th नंबर हमारा क्या दिया गया है, इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम, दृढ़तावाचक सर्वनाम। यहाँ देखेंगे जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ और योर सेल्फ, हर सेल्फ आदि का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगाते हैं। ठीक है, जब अगर बात किया जाए माई सेल्फ, आवर सेल्फ और योर सेल्फ, हर सेल्फ आदि का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने अर्थात दबाव डालने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तुरंत करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, ही हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, यहाँ देखेंगे इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद,
तो यहाँ पहले हम लोग जानेंगे बेटा जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, ही मतलब करता है ना, सब्जेक्ट मीन्स करता, हिमसेल्फ, इसका प्रयोग जो आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ, कर्ता के स्वयं तुरंत बाद यहाँ किए हैं। हिम सेल्फ डिड हिज वर्क, उसने अपने आप उसने अपना काम खुद किया। दृढ़तावाचक मतलब जो खुद को किया जाता है, उसने जैसे स्वयं, दृढ़ता मतलब स्वयं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ही हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, उसने अपना काम खुद किया। तो बताओ खुद का मीन्स होता है हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ मतलब खुद, क्या हो जाएगा हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, वह खुद से उसे पसंद करती है। कौन पसंद करती है? वह खुद करती है ना, हरसेल्फ, हरसेल्फ हमारा क्या हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इसमें क्या होगा हिमसेल्फ और इसमें क्या होगा हरसेल्फ, ठीक है, सबको समझ में आया। तो हमारा क्या है एम्फैटिक प्रोनाउन। बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। अब परस्परवाचक सर्वनाम समझेंगे, उसके बाद हम लोग विस्मयबोधक सर्वनाम समझेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा नाउन क्लियर हो जाएगा, सॉरी प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। इच रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है परस्परवाचक सर्वनाम इच अदर, कौन अदर? इच अदर, और वन एन अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दो ही पॉइंट समझना है यहाँ पे, इच अदर और वन एन अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इच अदर और वन एन अदर, जिसको क्या करते हैं एक दूसरे को क्या किया जाता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं एम्फैटिक, सॉरी भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेंगे, यहाँ पे हमको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल लिखा गया है, पहला नंबर, ही लव्ड इच अदर, ही लव्ड इच अदर, वह एक दूसरे से प्यार करता था, वह एक दूसरे से प्यार करता था। हम क्या बताए हैं अभी आप लोगों को बताया रेसिप्रोकल में क्या होता है इच अदर और वन एन अदर, ठीक है, जो कि एक दूसरे के लिए कार्य किया जाता है। तो यहाँ ही लव्ड इच अदर, वह एक दूसरे से प्यार करता था, एक दूसरे आया ना, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा इच अदर। इच अदर मतलब एक दूसरे से, क्या मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होगा इच अदर। ओके, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, जो हमारा 10th नंबर है, जो कि ना प्रोनाउन का लास्ट नंबर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं विस्मयबोधक सर्वनाम। यह सर्वनाम जो विस्मय या आप आश्चर्य का बोध कराए, यह सर्वनाम जो विस्मय या आश्चर्य का बोध कराए। आश्चर्य मतलब अभी देखो एग्जाम्पल समझ में, आश्चर्य मतलब क्या होता है, जो कि बोलोगे अरे तुम मुझसे नहीं जानते हो, अरे हम तो सोचते कि आप जानते हो। इसे देखा जाए, यह सर्वनाम जो विस्मय या आश्चर्य का बोध कराए वे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मीन्स क्या होता है विस्मय बोध। जैसे एग्जाम्पल्स देखा जाए बेटा, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल्स फर्स्ट नंबर देखा जाए, आई डू नॉट नो योर नेम, आई डू नॉट नो योर नेम, इसका मतलब होगा मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। तो तुम बोलोगे क्या बोलोगे, व्हाट, आई डू नॉट नो योर नेम, व्हाट आई डू नॉट नो योर नेम, योर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा माई नेम। इसका अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या यहाँ क्या नहीं होगा बल्कि क्या है योर ही होगा, ठीक है, क्लियर। व्हाट आई डू नॉट, व्हाट मीन्स क्या लगा दिए यहाँ पे, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ समझो, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं देगा, यहाँ समझो, आई डू नॉट नो योर नेम, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। तुम बोलोगी व्हाट आई डू नॉट नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, जिसको आश्चर्य प्रकट किया, आश्चर्य को प्रकट किया। जैसे देखा जाए, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, तो बोल रहा है व्हाट, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, आश्चर्य प्रकट किया ना। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी, जो कि क्या करता है आश्चर्य को प्रकट करता है, तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाता है। समझ में आया। तो मैंने आप लोगों को प्रोनाउन क्लियर कर दिया। अब मैं बात करूँगा अगला
अगला जो हमारा इंग्लिश ग्रामर से टॉपिक होगा वो होगा एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, मैं 2 ही सिलेबस स्टार्ट किया हूं, एक रीजनिंग जो कि कंपटीशन की तैयारी कराता हूं और एक इंग्लिश ग्रामर। एक इंग्लिश ग्रामर इसलिए स्टार्ट किया हूं क्योंकि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तभी जो हम ट्रांसलेशन अभी हम जो अनुवाद कराने वाले हैं, टेंस पढ़ाने वाले हैं, जो बच्चा अगर पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्रांसलेशन जो टेंस होता है, टेंस को आसानी से समझ पाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट या ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो को आने वाले अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मैं बात कर दूंगा अगले वाले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर लेके मिलूंगा जो कि एडजेक्टिव का टॉपिक, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बस जय हिंद जय भारत।